और यही स्ट्रेस ना हमारी एंजाइटी का भी कारण बनता है। थोड़ा बहुत होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है। इतने एक्टिव हो गए जिनकी वजह से ना बॉडी में इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गई है, और इन्फ्लामेशन जब होती है तो क्या दिख नहीं रहा, तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ही ना अटैक करना शुरू कर देता है, और इसी कंडीशन को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस तो थी कुछ क्लासिक डिजीज जो ऑटोइम्यून से हो सकती है, पर ऑटोइम्यून का कारण क्या होता है, किसी को है तो हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, वेलकम टू द सोल यात्रा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्ट्रेस की वजह से ना हमें कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, पर हम स्ट्रेस लेना छोड़ते नहीं हैं, और यही स्ट्रेस ना हमारी एंजाइटी का भी कारण बनता है। तो ये जो एंजाइटी और स्ट्रेस हमारे जीवन में आ जाते हैं, इनकी वजह से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम पे कितना ज़्यादा गंदा असर पड़ता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो इसी तरह आप मेरे इस चैनल पे बने रहिए और इस चैनल को ना सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले हेल्थ वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए जानते हैं कि इस स्ट्रेस का ना हमारी बॉडी में काम क्या है। थोड़ा बहुत स्ट्रेस होना हमारी बॉडी में ना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको बताया था ना कि हमारी बॉडी जब स्ट्रेस में होती है तो फाइट एंड फ्लाइट का मोड ऑन कर देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ ऐसे हार्मोन्स बनते हैं जो हमें उस समय डिसीजन लेने में हमारी हेल्प करते हैं, या हमें अगर स्पीड पे भागना है या हमें क्या करना है जल्दी सोचने का ना, वो सारा काम वो हार्मोन करते हैं कि उस समय हम कैसे अपने आप को बचाएं, सो दैट कि इस सिचुएशन से हम निकल सके। वो हार्मोन होता है कॉर्टिसोल, जिसको हम लोग स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। पर ये एंटायरली ख़राब नहीं होता हमारी बॉडी के लिए। ख़राब वो कब हो जाता है कि जब हम ये जो स्ट्रेस है ना, उसको इतना ज़्यादा लेने लगते हैं कि वो पूरा वक्त हमारी बॉडी में बना ही रहता है। बॉडी उस हार्मोन को तब रिलीज़ करती है जब उसे लगता है कि हम किसी तरह के खतरे में हैं, या कुछ ऐसे डिजीज़ आ गया है कि इस समय हमें अपनी बॉडी को, अपने इम्यून सिस्टम को बताना है कि अब तुम तैयार हो जाओ, बिकॉज अब आपको फाइट बैक करना है। पर हमारे स्ट्रेस लेने की वजह से, यानी कि हम अब फालतू की बातों में स्ट्रेस में रहते हैं, पूरा वक्त स्ट्रेस में रहते हैं, जो चीज़ें नहीं भी होनी है उसके बारे में सोच सोच के हम स्ट्रेस लेते रहते हैं। यानी फ्यूचर की एंजाइटी ले ली और पास्ट का डिप्रेशन ले लिया, कि जो चीज़ नहीं हुई उसके लिए डिप्रेस्ड हो गए, और जो चीज़ हो सकती है जो हमें नहीं पता उसके लिए हमने एंजाइटी ले ली। तो स्ट्रेस ना थोड़ा बहुत होना बॉडी में बहुत ज़रूरी है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हमारे इम्यून सिस्टम को ख़राब कर देता है। अभी मैंने बताया कि हमारी बॉडी में स्ट्रेस होने पर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसका काम होता है बाहर से आने वाली फॉरेन बॉडी या कोई भी खतरा है ना, उसके लिए हमें अलर्ट कर देना। पर अब हम पूरा वक्त 24 घंटे स्ट्रेस की सिचुएशन में हैं, यानी कि अब हमें क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया है, अब ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो अब हमारी बॉडी ना कंटिन्यूस उस हार्मोन को रिलीज़ करती रहेगी, और अब हमारी बॉडी में उस हार्मोन की बाढ़ आ गई है। अब वो हार्मोन्स इतने एक्टिव हो गए जिनकी वजह से ना बॉडी में इन्फ्लामेशन होना शुरू हो गई है, और इन्फ्लामेशन जब होती है तो क्या होता है, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम ना एक्टिव हो जाता है। उसका काम होता है कि बाहर से आने वाला कोई भी फॉरेन बॉडी या कोई बैक्टीरिया या कीटाणु, कुछ भी कह लीजिए, जिससे हम बीमार हो सकते हैं या हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है ना, हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ता है। तो अब वो एक्टिव हो गया, अब उसे लग रहा है इम्यून सिस्टम को कि ये बॉडी तो इतनी स्ट्रेस में है और पूरा वक्त स्ट्रेस में है, तो मुझे तो पूरा वक्त ही अलर्ट रहना पड़ेगा। द मिनट इस हार्मोन की तादाद इतनी बढ़ जाती है ना, हमारे इम्यून सिस्टम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और जब इम्यून सिस्टम पे प्रेशर आना शुरू हो जाता है तो अब वो अपनी बॉडी के साथ ही फाइट करना शुरू कर देती है, यानी कि अब वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ही अटैक करना शुरू कर देती है। हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या होता है कि बाहर से जो भी फॉरेन बॉडी आई है, किसी भी तरह का कीटाणु जीवाणु हमारी बॉडी में आया है, तो अब इम्यून सिस्टम उसको अटैक करके हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करता है। पर अब जब पूरा वक्त स्ट्रेस है तो बॉडी को लग रहा है कि कुछ तो आया है बॉडी के अंदर, कुछ तो बॉडी में है जो नुकसान कर रहा है, पर उसे दिख नहीं रहा। अब उसे वो दिख नहीं रहा तो वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को ही ना अटैक करना शुरू कर देता है, और इसी कंडीशन को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर जो होता है उसमें बहुत सारी डिसीजेस होती हैं,
जिनमें से कुछ क्लासिकल डिजीजेस मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस लोगों को लगता है कि ये ऑस्टियो आर्थराइटिस की तरह ही होता है और वो ऑर्थोपेडिशियन के पास ही जाते रहते हैं। पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो हमारा इम्यून सिस्टम है ना, वो हमारे जॉइंट्स को अटैक करता है। चाहे वो हमारी एल्बोज हो, हमारी नीज हो, कोई भी जॉइंट। आपने देखा होगा कि कई लोगों के हाथ टेढ़े हो जाते हैं, वो जॉइंट पे अटैक करता है, जिसकी वजह से जॉइंट्स डिसफिगर्ड हो जाती हैं, उनमें बहुत पेन रहने लगता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस और रिमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत अंतर है। तो जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहा होता है ना, इसको हम आरए भी कहते हैं, जिसकी वजह से ना उसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। उसे मूवमेंट करने में बहुत पेन होता है। ऐसा पेन होता है कि जैसे किसी ने उसकी हड्डी तोड़ दी है या किसी वजह से उसे चोट लग गई और उसे पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, जॉइंट्स में स्वेलिंग हो जाती है और जॉइंट छूने में ना, जॉइंट्स छूने में ऐसे लगता है कि जैसे वो गर्म हो रहे हैं। तो ये आरए होने का ना बहुत बड़ा साइन है। तो दूसरा है, वो बहुत कॉमन है, वो है हमारी थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड डिजीज, यानी कि थायराइड। तो ये थायराइड से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना, ये भी ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से ही होती है। अब तीसरा है टाइप 1 डायबिटीज। डायबिटीज दो तरीके की होती है, एक टाइप 1 और एक टाइप 2। जनरली लोगों को जो डायबिटीज होती है ना, वो लाइफस्टाइल की वजह से, यानी गलत खाने पीने की वजह से या कम एक्सरसाइज करने की वजह से, इसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज होती है। पर जो टाइप 1 डायबिटीज होती है, जो कि ऑटोइम्यून की वजह से होती है, वो कभी भी शुरू हो जाती है। उसके लिए आपका लाइफस्टाइल कोई मैटर नहीं रखता, वो बचपन से भी शुरू हो सकती है। तो ये डॉक्टर इसके बारे में बताते हैं कि पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज़ है या टाइप 2 डायबिटीज़ है। फिर फोर्थ है ल्यूपस। ल्यूपस एक ऐसी बीमारी है जो बहुत लेट आके लोगों को पता चलती है। इनफैक्ट ऑटोइम्यून डिजीज़ ना मोस्टली लोगों को बहुत लेट आके पता चलती है। पहले तो लोग उसके सिम्टम्स समझ नहीं पाते, और अगर पता चल भी जाते हैं तो उसको ढंग से ना डायग्नोज नहीं कर पाते और उसकी ट्रीटमेंट ढंग से नहीं हो पाती। तो ल्यूपस में बॉडी के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, जैसे कि जहाँ से हमारी बॉडी में फ्लूइड ग्लैंड्स होते हैं, जिससे जैसे आँखों के अंदर होते हैं जिसमें नमी रहती है, आँखों के अंदर, हमारे गले के अंदर होते हैं जिससे हमारा स्लाइवा बनता है, हमारी टंग के पास होते हैं, जहाँ से भी हमारे फ्लूइड का रिलेशन होता है, हमारी बॉडी से भी नमी जो होती है, ये सारे ना फ्लूइड ग्लैंड्स में ही आते हैं। तो ल्यूपस में ना ये ड्राई होना शुरू हो जाता है, आंखें ड्राई होने लगती हैं, यानी आंखों में नमी होना बंद हो जाती है, आंखों में चुभन होना शुरू हो जाती है, कुछ निगलने में दिक्कत होने लगती है, मुंह में स्लाइवा नहीं बनता है। तो ये ल्यूपस के ना बहुत बड़े सिम्टम्स हैं। फिफ्थ है इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज, IBD। वो क्या होता है? जब ऑटोइम्यून एक्टिव होता है तो सबसे ज़्यादा ना हमारे स्टमक के ऊपर वो असर करता है, जिसकी वजह से ना जो इम्यून सिस्टम है, ये धीरे धीरे हमारे स्टमक की ना लाइनिंग को अटैक कर करके थिन कर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टमक से रिलेटेड इशू शुरू हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें स्टमक से ही शुरू होती हैं, पर हम उनका इलाज क्या करा रहे होते हैं? हम उनका इलाज सिर्फ सुपरफिशियल वे में करा रहे होते हैं, डीप डाउन नहीं समझ पाते कि हो सकता है कि ऑटोइम्यून डिजीज़ की वजह से हो रहा हो, यानी अब हमारी बॉडी ही हमारे खिलाफ हो गई है। ये तो थी कुछ क्लासिक डिजीज़ जो ऑटोइम्यून से हो सकती है। पर ऑटोइम्यून का कारण क्या होता है? तो ऑटोइम्यून का सबसे पहला कारण होता है स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना, एंजाइटी होना। जनरली डॉक्टर्स का मानना ये भी है कि ये हेरिडिटरी भी होता है। तो अगर आपको पता है कि आपके घर में इस तरह का ऑटोइम्यून डिजीज़ किसी को है, तो आप अभी से ही अलर्ट हो जाइए, क्योंकि ये अभी मैंने बताया हेरिडिटरी भी होता है। तो अभी से ही ना इसकी प्रिवेंशन करना शुरू कर दीजिए। तो हम इसे मैनेज कैसे कर सकते हैं? अगर है तो मैनेज कैसे कर सकते हैं, और अगर नहीं है पर घर में किसी को है या हमारी हेरिडिटरी में किसी को रहा है, तो हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए ना आप सुबह उठिए और वॉक पे निकल जाइए। कम से कम 3 किलोमीटर चलने की ना आदत ज़रूर बनाइए, क्योंकि अगर आप हर रोज़ वॉक करेंगे, पहले तो आपकी जॉइंट्स की मूवमेंट होगी, बॉडी का जो स्ट्रेस लेवल है वो कम होने लगेगा। तो वॉकिंग तो इसमें बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है। दूसरा है डीप ब्रीदिंग, यानी
गहरी सांसें लीजिए, क्योंकि हम लोग शैलो ब्रीदिंग करते हैं, यानी सिर्फ चेस्ट तक करते हैं और उसे छोड़ देते हैं, इसीलिए हमारी बॉडी रिलैक्स होना नहीं जानती। और जब हम डीप ब्रीदिंग करते हैं ना, तो हमारी बॉडी रिलैक्स होती है और स्ट्रेस खत्म होता है। और तीसरा है योग। अपनी डेली लाइफ में योग को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। ये जो योगासन्स होते हैं ना, ये स्ट्रेचिंग के साथ साथ आपकी ब्रीदिंग के ऊपर भी फोकस्ड होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, उसके साथ सही टेक्निक से ब्रीथ करेंगे, तो ये ना माइंड, बॉडी और सोल तीनों को अलाइन कर देता है। अब नेक्स्ट है नो स्मोकिंग। जिनको ऑटो इम्यून डिजीज़ होती है, उनके लिए स्मोकिंग जहर का काम करती है। इनफैक्ट स्मोकिंग तो है भी वैसे जहर का ही काम करती है, बट उनके लिए तो बिल्कुल ही मना होता है, क्योंकि द मिनट आपकी बॉडी एक ऐसे मोड में है जिसमें वो ऑलरेडी आप पे अटैक कर रही है, आप उसको ऐसी एक धुआं दे रहे हैं या ऐसी एक चीज़ दे रहे हैं जो ऑलरेडी जहर है, तो वो और जल्दी और ज़्यादा फोर्स पे से ना बॉडी पे अटैक करना शुरू कर देगी। और अब फिफ्थ है सन एक्सपोजर। सन एक्सपोजर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। हम सब नेचर से ही बने हैं, तो हम नेचर की इतनी बड़ी जो देन है, यानी जो सन है, उसकी वजह से ही चल रहे हैं, तो उसमें थोड़ी देर बैठिए, उसमें घूमिए, नेचर के साथ रहिए, ताकि ना बॉडी का स्ट्रेस जो है वो थोड़ा कम हो। अगर हो सके तो सुबह आधा घंटा धूप में ज़रूर बिताइए, और अगर सुबह नहीं बैठ पा रहे हैं तो शाम को 4 बजे के बाद धूप में ज़रूर बैठिए, क्योंकि धूप में बैठने से एक तो आपकी सर्केडियन रिदम सेट होगी, आपको रात को नींद अच्छी आएगी, और अगर आपको नींद अच्छी आएगी ना, तो स्ट्रेस लेवल तो अपने आप ही कम हो जाएगा। लास्ट है अपना टाइम उन लोगों के साथ स्पेंड कीजिए जिनके साथ रह के ना आपको खुशी मिलती हो, जिनके साथ रह के आपका स्ट्रेस खत्म होता हो, और जिनका साथ आपको बहुत अच्छा लगता हो। तो अपना टाइम ना अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और ऐसे लोगों के साथ गुजारिए जिनके साथ रह के आपके अंदर पॉजिटिविटी भी आए और आपका स्ट्रेस लेवल भी कम हो। तो ये तो था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दीजिएगा, और इस वीडियो को ना दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। यू नेवर नो, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। तो तब तक के लिए सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।